पटना जाने के लिए, राजगीर जाने के लिए कई को हाथ खड़ा किया था पहले? 32 को। आज प्रेजेंट खाली घुमंतु है इसका। तो घुमंतु है तो छोड़ देना चाहिए, घुमाना ही नहीं चाहिए। जौन जब प्रेजेंट है नाम गेम को उतनी बराबर ले जाना चाहिए। तो हमने उसको अलग चलेंगे भाई, मुर्जोली का फल क्या होता है? खराब होता है। दोनों प्लान में पीछे कर देता है? अब बताओ हम उसके लिए क्यों मेहनत करें? हैं? मेहनत कब किया जाता है? जब बच्चा मेहनत करता है। ये को 4 लाइन की याद नहीं हुआ, 3 लाइन की याद नहीं हुआ बिहार दिवस को बोलने के लिए है। शुरू करें अगले 7 बज जाएगा। अच्छा बताइए, बिहार के नेपाल से कितने सीमा लगते हैं? बिहार दिवस पर बिहारी के विषय में बताइए। वो तो बोलबे करी, किसको याद है? बिहार से नेपाल की कितने सीमा लगती है? किसको किसको याद है? नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? बिहार के विषय में नहीं पढ़ा है ना? बिहार की सीमा उन्होंने नहीं बताया। अच्छा बताइए, बिहार का राष्ट्रीय पशु कौन है? बैल। उसके पहले कौन था? उसके पहले कौन था? कब बिहार के हैं? स्टार्ट करें करे। तो प्यारे बच्चे, आज हम सब बिहार दिवस के शुभ अवसर पर हम सब बिहार के विषय में खास जानेंगे, क्योंकि बिहार हमारा मान है, सम्मान है और संस्कार है। यहीं से हम संघर्ष के इतिहास सीखे हैं और फिर हम आगे बिहार को विकसित करने में सफल भी रहे। आज हमारा बिहार चारों तरफ से जगमगा उठा है और बिहार की कृतियां दुनिया में छा चुकी है। और इसके पीछे की इतिहास भगवान बुद्ध हो, अशोक हो या चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, इन सभी के अथक प्रयासों से हमारा बिहार का चमक पूरे विश्व में गुजा है। मैं उसी बिहार की बात कर रहा हूं जिस बिहार से सबसे अधिक IAS, IPS, JEE, नीट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा में एथलीट विद्यार्थी पूरी दुनिया में परचम लहरा रहे हैं। चाहे वो खेल के क्षेत्र हो या किसी भी संबंधित क्षेत्र हो, सभी में बिहार परचम लहरा रहा है। तो हम सब बिहार दिवस, जल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम बिहार के उस धरोहर जगह के विषय में जानेंगे और बिहार के तमाम क्षेत्र के विषय में जानेंगे जो एक विद्यार्थी को हमेशा सफलता के साथ सीखने की और जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हम एक बिहार का मैप लेंगे, ठीक है? चलिए, ये मानकर चलिए, ये ज्यादा हो गया ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, रहना चाहिए। चलिए, ये बीचों बीच को क्या निकलती है? गंगा नदी। आपको बस थोड़ा सा झलक लिखना है।
कि गंगा नदी निकलती है। और सबसे पहला जिला कौन आता है? पहला जिला कौन आता है प्यारे बच्चों? केवल आपको एक झलक में ध्यान देना है। तो सबसे पहले पश्चिमी चंपारण आता है। क्या आता है? चंपारण आता है। उसके बाद पूर्वी चंपारण, है ना, पूर्वी चंपारण। उसके बाद कौन आता है प्यारे बच्चों? सीतामढ़ी। क्या आता है? सीतामढ़ी, है ना। उसके बाद कौन आता है? मधुबनी। उसके बाद सुपौल आता है। सुपौल के बाद कौन आता है? अररिया। उसके बाद किशनगंज। तो प्यारे बच्चों, ये बिहार दिवस पर हम सबको नेपाल से लगने वाले सीमा को याद रखना है। कितने सीमा लगे हैं? 7 सीमा लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। आप चाहे तो नंबरिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगे। अब हम बात करें कि पश्चिम बंगाल, इधर कौन है? पश्चिम बंगाल। तो बंगाल के साथ, है ना, बंगाल के साथ बिहार के कितने सीमा लगे हैं? कितने सीमा लगे हैं? 3 सीमा। कौन कौन? 3 सीमा कौन कौन लगे हैं? एक तो किशनगंज हो गए, दूसरा पूर्णिया, कौन होगा? पूर्णिया, और तीसरा कटिहार, है ना, कटिहार। ये 3 लगे हैं। ठीक है, उसके बाद कौन है फिर बच्चों? अब हम झारखंड के साथ बात करें। झारखंड किसके साथ? झारखंड, है ना। तो ये जो बॉर्डर है ये झारखंड का है। ठीक है, तो झारखंड के साथ कितने लगे हुए हैं? 8 लगे हुए हैं। कौन कौन? सबसे पहले यहाँ आता है रोहतास। कौन आता है? रोहतास। उसके बाद कौन आता है? कौन आता है? औरंगाबाद। औरंगाबाद। उसके बाद गया जी। उसके बाद नवादा। उसके बाद जमुई। उसके बाद बांका। उसके बाद भागलपुर। यही 2 4 6 7, एक और है। अच्छा, कटिहार एक जो है यह सीमावर्ती दोनों में आएगा, है ना। तो ये कुल मिलाकर के कितना हो गए? 8 हो गए। उसी तरह जो है ये उत्तर यूपी के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन सीमा है? तो पहला, है ना, पश्चिम चंपारण। दूसरा कौन है? गोपालगंज, है ना, गोपालगंज। उसके बाद कौन है? सिवान। के बाद कौन है? सारण। चलिए ठीक है, सारण के बाद भोजपुर के बाद बक्सर। के बाद कैमूर। नहीं, कैमूर नहीं है प्यारे बच्चों। अच्छा चलिए, कैमूर है, कैमूर। चलिए, उसके बाद रोहतास। चलिए, कंप्लीट हो गया। ये कितने जिला हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, यानी कि 8 जिला जो है वह उत्तर प्रदेश के साथ लगे हुए सीमा है। और चारों दिशा में एक एक को कम कर दिया गया, तो टोटल बिहार के सीमावर्ती जिला कितने हुए? 22 जिला जो है वह 22 जिला जो है वह बिहार के सीमावर्ती है। अब हम बात करते हैं कि एक बिहार जो है वह कब जो है अलग हुआ और बिहार कब प्रांत बना। तो बिहार प्रांत जो है वो कब बना प्यारे बच्चों? बिहार जो प्रांत है वह कै मार्च को बना था? याद रखना है सभी बच्चों को
कि 22 मार्च है ना, 22 मार्च को 1912 में बिहार एक प्रांत बना। 1911 में जॉर्ज पंचम जो थे वह दिल्ली सल्तनत जो थे उसको 22 मार्च के अवसर पर ही है ना एक महासभा लगी और उसमें डिफाइन किया गया। 1911 में बंटवारा हुआ और उसी टाइम डिसाइड कर दिया गया कि वह 1 साल के अंदर अंदर जो है एक अलग प्रांत बनेंगे, यानी गठन हुआ। 11 में क्या हुआ, बिहार का गठन हुआ और 12 में वह पूर्ण रूप से अलग हो गया। बिहार और उस उड़ीसा प्रांत एक साथ अलग हुआ। उसके बाद उड़ीसा जो है 1936 में अलग हो गए। उड़ीसा फिर बिहार से 1936 में अलग हो गए। झारखंड 2000 ईस्वी है ना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भी बिहार से अलग हो गए। अब इस बिहार में देखा जाए तो अनेकों योगदान है ना। भगवान बुद्ध के विषय में तो सभी को पता है कि भगवान बुद्ध ने बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर जब वहां पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई दिनों तक तपस्या की तो भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला और उनके ज्ञान से पूरी दुनिया में हमारा बिहार का सम्मान, गौरव, नालंदा विश्वविद्यालय की गरिमा पूरी दुनिया में फैली। भगवान बुद्ध के द्वारा बनाए गए विहारों जिसे मठ कहते हैं, उसी मठ से बौद्ध धर्म के और शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा। इसीलिए प्यार से बिहार को बिहार कहा, यानी कि बिहारों से निकलकर आया बिहार। बिहार में बौद्ध मठों के बहुलता के कारण, यानी कि मठ बहुत ज्यादा होते थे, भगवान बुद्ध के शिष्य बिहार के लोगों को शिक्षा की ओर या दुनिया के लोगों को शिक्षा की ओर आगे बढ़ा रहे थे। उसी शिक्षा का परिणाम है बिहार, जिसे ये स्तूप कहते हैं ना, बौद्ध स्तूप। ये बौद्ध स्तूप जो है ना, पूरी दुनिया के लिए एक शांति का संदेश देता है। आज भगवान बुद्ध भले हमारे बिहार में ना हो या दुनिया में ना हो, लेकिन इनके द्वारा जो किया गया काम और इनकी योगदान हम बिहार क्या दुनिया के लोग भूल नहीं सकते। यह पृथ्वी जब तक है भगवान बुद्ध की गरिमा और बिहार की जो दिया गया योगदान है वो कभी नहीं भूल सकती है। हम बिहार में सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षा वैशाली से रखते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार का जो वैशाली है वह दुनिया का पहला गणराज्य है। ये 6वीं शताब्दी में सबसे पहले गणतंत्र स्थापित किया। जब दुनिया किसी दूसरे की गुलामी कर रहे थे, उस टाइम में वैशाली आजाद था और वैशाली राजधानी के रूप में स्थापित था। राजगीर राजधानी हुई, फिर पटना राजधानी हुई। 7 पर्वतों के बीच बसा राजगीर बिहार की मगध की राजधानी हुई। उसके बाद जो है अजात शत्रु उसके बेटे उदयन ने पटना शहर को बसाया और फिर राजधानी को भी ट्रांसफॉर्म किया, यानी कि परिवर्तन करके लाया। बिहार की राजधानी पटना को बनाया। उसमें वैशाली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम सबके विषय में जानेंगे, है ना। V फॉर वैशाली, M फॉर मौर्य साम्राज्य, G फॉर गुप्त साम्राज्य और B फॉर बुद्ध की ज्ञान। हम सब इस सेशन में पूरा कंप्लीट जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यह भारत के नक्शे में बिहार एक छोटा सा स्थान, लेकिन इस स्थान का पूरी दुनिया में एक अलग ही छाप है। यही है बिहार, वह भारत के नक्शे में
और ये नेपाल से सटे हुए। भारत के झांकी पूरी दुनिया में एक बेहद ही खुशियां दे रही है। जिस बिहार को हम पिछड़ा कहते थे, आज वो बिहार सबल बनते जा रहा है। और ये योगदान हमारे देश के युवाओं का, हमारे देश के बच्चों का, हमारे देश के शिक्षा का, हमारे देश के इतिहास का। हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम सबको उस भाव को समझना है और फिर आगे निकलना है। चलिए वैशाली के विषय में आप जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये लाइनिंग गलत है, ये टाइपिंग में है ना मिस्टेक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो वैशाली के विषय में, वैशाली जो है उस समय कितने भाग में बटे थे, तो वो मूल रूप से देखा जाए तो 3 भाग में बटे थे, है ना। और उसमें सबसे योगदान होता था, उसका होता था जिसको हम गण सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? गण सभा, जिसको हम असेंबली कहते हैं, है ना। असेंबली मतलब सभा होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? सभा होती है। तो गण सभा हुआ करते थे और गण सभा में बना था। दूसरा गणाध्यक्ष, जिसको प्रेसिडेंट जैसा पद कहते हैं। वो हम 6वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, उस टाइम से, है ना। उस टाइम में जो है असेंबली हुआ करते थे और फिर साम्राज्य को चलाया जाता था। उसमें प्रेसिडेंट जैसा पद होते थे, जिस गरिमा को बचाए रखते थे। मंत्री परिषद निर्णय लेते थे, यानी कि सभा में मतदान से होते थे। उस टाइम में भी मतदान हुआ करते थे। 1707 गणपति या छोटे छोटे राजा कह सकते हैं, छोटे छोटे राज्य में बटा था और उसको राज्य, है ना, उस राज्य को चलाया जाता था। जिस तरह से आज जो है हमारे बिहार में, है ना, बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। और भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। तो प्यारे बच्चों, ये सब जान लें। आज हम कहें कि लोकसभा सदस्य की सीट कितना है? बिहार में लोकसभा सदस्य की सीट 40 है। राज्यसभा की सीट 243, है ना, 243। 16 क्या है? 16 भागों में क्या बटा हुआ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम आगे फिर जानते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमें एक छोटा सा बिहार के विषय में ही पूरा चीजों को बता देना है, ताकि हम बिहार के बच्चों को पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। हम सभी को जानेंगे, जैसे हम आगे बढ़ते हैं सभी को जानते चलेंगे। चलिए, मौर्य साम्राज्य, है ना। मौर्य साम्राज्य में क्या था? एक गुरु, एक शिष्य और एक सपना। देखो प्यारे बच्चों, आप जीवन में बड़ा कब कर पाते हैं? जब आपके पास एक बेहद गुरु हो और एक बेहद शिष्य हो, जिसका सामंजस्यता इतनी कठोर हो कि वह एक दूसरे के सामंजस्यता से सपनों को आसान कर देती है। जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य है और ये चाणक्य, दोनों में कॉम्बिनेशन हुई तो एक बड़ा विस्फोट हुआ। और इस धरती पे, मगध साम्राज्य पे एक क्रूर शासक था जिसका नाम था घनानंद, है ना, जिसको नंद वंश के राजा था। किस वंश के? नंद वंश के। तो एक गुरु, एक शिष्य और एक सपना जब होता है तो उस साम्राज्य को, अखंड भारत का एक नया सपना बन जाता है। यही वो चंद्रगुप्त मौर्य है जिसके पिता पीपली वंश के राजा थे। क्रूर शासकों ने, घनानंद ने इनके पिता को मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया, मां को बंदी बना लिया और एक भाइयों को आंख फोड़ दिया, एक भाइयों को टांग काट दिया, अन्य भाइयों को किसी का हाथ तोड़ा, किसी को टांग तोड़ा, अन्य प्रकार की क्षतियां हुई। पूरी साम्राज्य छिन्न विहीन हो गई। जिस समय ये मात्र 5-6 साल के थे, इनके अंदर कोई उस विषय में जानकारी नहीं,
इनको गलती से बच गया क्योंकि इनके मामा जो है इन्हें बचा लिए। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है धीरे धीरे बड़ा हुए और एक गुरु मिला जिनका नाम चाणक्य है, कौटिल्य, चाणक्य नहीं कौटिल्य, जो अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। कौटिल्य को क्या कहते हैं? लेकिन वर्तमान में एडम स्मिथ भी कहते हैं, क्योंकि उस पुराने समय को आज प्यूरिफाई किया गया, वेरीफाई किया गया, मतलब कि आज जो मॉडर्न चीज चाहिए उसमें एडप्ट कर दिया गया। तो ये पुराने इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उसने ये जो नीति बनाए और उस नीति पे चलकर अखंड भारत का रक्षक बन गए और राक्षसों का अंत कर दिया। और वो राक्षस को क्रूर शासक घनानंद। तो जब एक गुरु और एक शिष्य और एक सपना हो तो आसानी से सफलता मिल जाती है। आज हमारे बिहार को बस इसी सामंजस्यता की कमी है। आज हम बिहार दिवस के अवसर पर बिहार के बच्चों से बस एक ही गुजारिश करेंगे कि आज संकल्प ले कि हम अपने जीवन में एक ऐसा गुरु बनाए जिस पर हम आंखें बंद करके भरोसा कर सकें, और गुरुओं को भी एक संदेश देना चाहेंगे, शिक्षकों को भी एक संदेश देना चाहेंगे कि एक शिष्य जरूर ऐसा बनाए जो अद्भुत हो और जो एक सपनों को साकार कर शिक्षकों का भी सम्मान बचाए और बिहार का साख बचाए, बिहार का साख दुनिया में फैलाए। ऐसा संकल्प लेकर जरूर परिश्रम करें जिससे सुरक्षित बिहार पूरे अखंड दुनिया के लिए कायनात खड़ा कर सकते हैं। असली महान वही लोग होते हैं जो युद्ध जीतने के बाद शांति को चुनते हैं। हमारे मगध साम्राज्य के एक महान राजा, प्रियदर्शी राजा, जिसको प्रियदर्शी अशोक कहते हैं। क्या कहते हैं? अशोक कहते हैं। जिन्होंने अपने 99 भाइयों को कत्ल कर 99 भाइयों को कत्ल कर 100वां राजा बने, 100वां राजा बने। वही कहते नहीं, असली महान वही होता है जो युद्ध जीतने के बाद शांति को चुनता है। खूब लड़ा, जब तक ज्ञान के अभाव थे, अपने पूर्वजों के बाबा दादा परदादा के अनुसार चल रहे थे। उन्होंने खूब मर्डर भी किया, खूब युद्ध भी लड़ा, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख से अधिक प्लस लोग घायल हुए। वो युद्ध था कलिंग का युद्ध, कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध में ये खून की नदियां बही थी, खून की नदियां बही थी। उसमें हजारों की संख्या में हाथी घोड़ा हथियारे चले थे, रक्तपात में बदल गया था। बुद्धि तब खुली जब खून की नदियां बही, और उसी समय उन्होंने युद्ध न करने की ठानी। युद्ध करना पाप नहीं है, लेकिन युद्ध करते रह जाना पाप है। इन्होंने सीखा अत्याचारियों को अंत करने के लिए या मन के विशिष्ट बुद्धियों को विनाश करने के लिए, है ना, जो दुष्टता पैदा करी उसे अंत करने में थोड़ी समय लगती है। आखिर वो महान राजा क्यों कहा? आखिर अखंड भारत में सबसे महान क्यों माना गया? क्या कोई 99 भाइयों को कत्ल मर्डर कर दे तो उसको महान माना जाएगा? महानता उसमें नहीं है कि मर्डर किसने किया, महानता इसमें है कि उसके बाद उन्होंने क्या किया। क्या उन्होंने अपने लिए संपत्ति अर्जा? क्या उन्होंने अपने लिए प्रॉपर्टी बनाया? नहीं, उन्होंने गरीबों के लिए काम किया,
उन्होंने बिहार के लिए काम किया, उन्होंने बिहार में सामंजस्यता लाया, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। ब्राह्मण धर्म को मानते थे, मांस मदिरा खाते थे, गलत आचरण कर रहे थे। जब ज्ञान और बुद्धि हुई, कलिंग के युद्ध, कलिंग कहा उड़ीसा में, कहा है उड़ीसा में, उड़ीसा में कलिंग है, वहीं पे युद्ध हुआ। उसके बाद जो है उनका दिल एकदम से, और उन्हें पद्मावती ने ललकारा भी। कलिंग के दरवाजे बंद थे उस समय। आप सब शायद 8th क्लास के पुस्तक में जरूर पढ़े होंगे कलिंग का युद्ध। पद्मावती ने जब ललकारा तो उन्हें होश और ठिकाना आ गए, है ना। राज्य जीतने की, अगर जिस तरह से लड़ाइयां चल रहा था, अगर वो बौद्ध धर्म को नहीं अपनाते तो शायद अखंड भारत हमारा बढ़ता नहीं, शायद और जीतकर भारत को और बड़ा बना सकते। तो ये बिहार बुद्ध दिया, अशोक दिया, चंद्रगुप्त मौर्य दिया, दशरथ माझी जैसे साहसफुल इंसान दिया, जिन्होंने 22 साल लग गए छेनी और हथौड़ी से पहाड़ काटकर रास्ते चीर दिए। जब अपनी पत्नी को लेबर पेन के कारण इलाज नहीं करा पाए तो पूरे बिहार के लिए एक नई रास्ते और एक नई इतिहास बना दिए। तो इंसान को जिद्दी होना होता है अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं थोड़ी सी गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य है ना, इसकी स्थापना कब हुई? 319 ईस्वी में, और विस्तार समुद्रगुप्त स्वर्ण ने किया। किसने किया? समुद्रगुप्त ने, है ना। उस युग में क्या हुआ? ज्ञान और समृद्धि हुई, ज्ञान और समृद्धि हुई। समझ गए? चलिए अब हम इसके विषय में जानते हैं कि आखिर गुप्त साम्राज्य कहां तक फैला था। तो ये है गुप्त साम्राज्य का, आपको दिख रहा होगा ये बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया है। गुप्त साम्राज्य बस इस तरह से फैले थे। चलिए ये है आपका गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य यही है, और हमारा अखंड भारत है ना, ये सब पूरे भारत में है। तो समझिए किस तरह से था गुप्त साम्राज्य। आज बिहार मेरा कितना छोटा है, और एक समय था कि इसका संचालन एक बिहार से होती थी, वैशाली से होता था, मगध पटना से होता, गया जी से होता था। ये सब क्षेत्र जो है गंगा नदी के उस पार मगध, और इधर वैशाली जिसको हम लिच्छवी गणराज्य कहते थे, आज वजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वजी के नाम से जानते हैं। यही वो टाइम था जब गुप्त साम्राज्य, उस समय जानवरों से लड़ा जाता था। ये प्रतीक बताता है कि एक इंसान को जानवरों से कितना दुख होती थी। अपने जीवन का कोई क्षण का ये गारंटी नहीं था कि कौन जानवर कब टूट पड़े और हम किस तरह से बच पाए। अगले पल की गारंटी नहीं थी। किस तरह इंसान को लड़ना पड़ता, कभी हाथे खा रहा था, कभी टांगे खा रहा था, फिर भी इंसान को जीना पड़ता था। यानी कि ये चित्र हमें संकेत देता है कि मनुष्य गुप्त साम्राज्य में जंगली था, जंगली जानवरों से डर था। जंगली जानवर कब टूट पड़े, हम कैसे बचे, हम जानवरों से कैसे लड़ पाए, कैसे जीत पाए। हमारा बिहार ही नहीं, पूरी दुनिया का विस्तार इसे हुआ है। मानव को संघर्ष करना पड़ा है, लड़ना पड़ा है, तब जाकर के मानव की सभ्यता बची। भगवान बुद्ध, इनकी कहानियां बहुत लंबी है, लेकिन हम एक संक्षिप्त में बताना चाहेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं युद्ध से नहीं, बुद्ध से जीतो। बुद्ध मतलब बुद्धि से जीतो। चाहे वो जंगली जानवर से जीतना हो, चाहे आज के दुराचारी, अहंकारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी लोगों से जीतना हो, युद्ध से नहीं, बुद्धि से जीतो। बुद्ध हमेशा शांत रहते थे। जब जब तकलीफ आती थी, कहीं बैठकर तपस्या
तपस्या में लगे। और वो कहते हैं सच्ची विजय तलवार से नहीं विचार से होती है। सच्ची विजय तलवार से कबो न होला। बिहार यहाँ से शांति के विचार पैदा हो जाए। और ये विचार हम सब भगवान बुद्ध से सीखे हैं। इसलिए भगवान बुद्ध के सम्मान में इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान के लोग समझ पाए इस मिट्टी और इस बिहार की कीमत को। भगवान बुद्ध जिनका जन्म लुम्बिनी यानी कि नेपाल में हुआ। कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 563 ईस्वी लुम्बिनी नेपाल में हुआ। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्रोधन। और इनका पूरा नाम क्या था? वर्धमान। सिद्धार्थ। वर्धमान तो महावीर का नाम था। सिद्धार्थ क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनका परिवार सबल और संपन्न था क्योंकि पिता शाक्य वंश के राजा यानी नेपाल के जो शाक्य वंश है वहां के राजा थे। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परिवार में सभी चीजें थी। बचपन में ही इनके जन्म से पहले भगवान बुद्ध के जन्म से पहले पिता व्याकुल रहते थे। इनका जन्म हुआ। बचपन में ज्योतिषी आए, हाथ देखे और हाथ देखकर बताए कि ये लड़का जब बड़ा होगा उदंड टाइप का होगा और ये परिवार छोड़कर चल बसेगा। उनके पिता घबरा गए। उन्होंने बचपन में ही ज्योतिषी ने बताया कि इस लड़का को बाहरी सुख सुविधाएं या बाहरी दुविधाएं दिखेंगे और ये घर से निकल पड़ेगा। इस बात के लिए उन्होंने, राजा थे, हर व्यवस्था घर में ही कर दी। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं घर में कर दी। लेकिन लड़का वही किया। सभी व्यवस्था होने के बावजूद धीरे धीरे बड़ा हुआ। इनका विवाह हुआ। इनके विवाह किससे हुआ? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। इनके बेटे का नाम राहुल। क्या था? राहुल। ठीक है। तो कम ही उम्र में विवाह कर दिया गया, परिवार बसा दिया गया। लेकिन 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने परिवार छोड़ दिया, त्याग दिए। किसको? राजमहल को। और ज्ञान के लिए कहाँ चले गए? कई दिनों तक तपस्या की, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और धर्म है ना, धर्म के विषय में सारनाथ में है ना, सारनाथ में उन्होंने उपदेश देना शुरू किए। उपदेश पटना में दिए, राजगीर में दिए, है ना, यूपी काशी में दिए, कश्मीर में दिए। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग सम्मेलन होती रही, है ना। उसके बाद लास्ट में उनका महापरिवार है ना निवारण, मतलब मृत्यु हो गई। कुशीनगर में उनका क्या हुआ? मृत्यु। तो इनकी कहानियां बहुत कम है। अगर हम कहानी बताने चले तो घंटों बीत जाएंगे, समय नहीं लगेगा। इसलिए हम सब थोड़ा सा है ना पूरे विषय को हम जान लेते हैं कि भगवान बुद्ध के बाद जो है हम लोग अपने विषय में भी जान लेते हैं कि आज बिहार जिस गति से आगे निकल रहा, उसी गति से आज ज्ञान की गंगा बिहार में प्रवाह होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से नदियां की धार निकलती है और उसका अंत कब होता है? अंत ज्ञान का कब होता है? जब इंसान खत्म हो जाता है। और जब तक इंसान खत्म नहीं होते तब तक अंत नहीं होता है। हमें जीवन में वही करना है। हमें युद्ध से नहीं बुद्ध से जीना है। और बुद्ध के लिए क्या चाहिए? ज्ञान की गंगा चाहिए। और गंगा कहाँ है? आपके मन में। इसी से निकलेगा विस्फोटक होगा। भगवान बुद्ध को भी नहीं पता था कि हम क्या कर जाएंगे और फिर क्या होगा, अगले क्षण क्या होंगे। एक फूल को भी नहीं पता कि अगले क्षण हम मंदिर जाएंगे या
कब्रिस्तान, शमशान घाट। क्योंकि शाम को जब फूल खिलता है ना, रात को खिलना शुरू होता है, सुबह तक खिल उठता है, और सुबह उसे पता नहीं होता है कि उस फूल को मंदिर में ले जाया जाएगा कि फिर। उसी तरह जीवन में आपको घमंड नहीं करना। कभी दुख आएंगे, कभी खुशी आएगी, विचलित नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, हर रोज नई तैयारी करना चाहिए। और उसी नई तैयारी के लिए मैंने ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर, है ना, इसमें डिजिटल क्लास, कंप्यूटर क्लास और साइंस क्लास, 12th ISC, है ना, साइंस के लिए स्पेशल व्यवस्था है ना। तो यहाँ पे सभी तरह की, आज बिहार बदल रहा, आज बच्चों को नई टेक्नोलॉजी की ज्ञान चाहिए, शिक्षा चाहिए, डिजिटली एजुकेशन चाहिए। और ये तमाम शिक्षा के लिए ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में ही कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था कर दी गई है और डिजिटल क्लास की व्यवस्था। तो इस सभी व्यवस्थाएं जो है इसमें है। और है ना, ADCA 1 ईयर डिप्लोमा करने के लिए, है ना, DCA टैली, है ना, DPT CCC, है ना, DOA O लेवल, है ना, बिल्टॉन डिग्री, ये तमाम तैयारी, बिल्टॉन की तैयारी कर आप अपने करियर को कहीं सेट कर सकते हैं। आप घबराए नहीं, आप में बस सीखने की ललक होनी चाहिए और पेशेंस, है ना। और यहाँ इसमें जो है बहुत सारे चीजें सिखाए जाएंगे, जो इस पे बहुत कम चीजें लिखा गया है ना। स्मार्ट क्लास, स्पोकन इंग्लिश क्लास, इंटरनेट, ये सब जो है बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ बच्चों को CCTV कैमरा में रखे जाते हैं ना। उसके बाद जो है ना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इस हार्डवेयर का मतलब हुआ कि कंप्यूटर के बाहरी चीजों को जानना, यानी कि जो उसको बनाना, रिपेयर करना भी आप सीख सकते हैं। उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर, यानी कि आंतरिक संरचना के विषय में, है ना, टाइपिंग हुआ, हिंदी इंग्लिश, है ना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, PDF नोट, ये सब बनाना आसानी से आप सीख जाएंगे। और यहाँ पढ़ेंगे तो आपको PDF नोट भी प्रोवाइड होंगे। तो विशेष जानकारी के लिए यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर है ना। चलिए, और आप बेहतर जानने के लिए क्या करेंगे, विपिन सर मोतीपुर, YouTube, Facebook, Instagram, है ना। और एक बार गूगल पे जरूर सर्च करें और इसे जान लें कि आखिरकार ये क्या है, नहीं है ना। और अगर YouTube मतलब किसी भी सोशल मीडिया साइट पर देख रहे हैं तो आप एक बार क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखना है कि तलवारें साम्राज्य बना सकती है, लेकिन विचार दुनिया बदल देती है। जब एक तलवार चलता है, आप बिहार के बारे में जान रहे हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर या मोतिहारी, बात करें मोतीपुर चाहे साहेबगंज, यह विगत समय में देखा गया तो बहुत जंगलों का झाड़ था चारों तरफ। और चंपा जो नाम आया है चंपारण का, चप्पा में चंपे के फूल खिल रहे थे। और एक तलवारें पड़ी, कर्नाट वंश ने लगभग 300 साल तक राज किया था, और अंग्रेज 200 वर्षों तक गुलामी कराया। जब एक तलवारें पड़ती है तो जंगलों को विनाश कर देता है, तो एक जब विचार करता है तो पूरे विश्व में भगवान बुद्ध का विचार करता है तो पूरे दुनिया का विचार बदल देता है। तो कुल मिलाकर बातें हैं कि तलवार जब साम्राज्य बना सकती है, राज्य की सिंहासन पर बैठा सकती है, तो विचार भी दुनिया को बदल सकती है, और भगवान बुद्ध ने करके दिखाया है। एक और बात हम कहेंगे, हम उस मिट्टी के बच्चे हैं जिसने दुनिया को ज्ञान दिया है। हम सबको बिहारी होने पर गर्व करना चाहिए। हम सबको बिहारी पर गर्व है। हम सब पूरे भारत का साख है। हम पूरे भारत के लिए विश्वास है। हम पूरे भारत के लिए IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का विभाग हो, बिहारी सबसे पहले। कहते ना, एक बिहारी 100 पे भारी। ऐसा ही नहीं कहते, चाहे वो कितना भी कठिन काम हो, बिहारी ठान लेता है तो वो करके दिखाता है। और बिहार का गमछी शान है, तभी जाके दुनिया में बिहार की पहचान है।
धन्यवाद।